दोस्तों आज पूरे दिन एक डिबेट चली सोशल मीडिया पे कि भाई इससे पर्सनल सवाल पूछा गया है, इससे पर्सनल सवाल नहीं पूछा गया है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि सभी से पर्सनल क्वेश्चन हुए हैं। किसी की बड़ी डार्क हिस्ट्री है, किसी के बहुत डार्क सीक्रेट हैं घर के बाहर, और किसी के डार्क नहीं है तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछा। ये सिंपल रूल था। लेकिन जिसकी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि वो डार्क सीक्रेट रखना चाहता है, तो उनको उजागर करना, जनता के सामने लाना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी मेकर्स की रहती है। जैसे कि डार्क सीक्रेट हमें पता चला चाहत पांडे का। उनका सीक्रेट ये है, अभी मैं गूगल कर रहा था, कि अपने मामा जी के घर पे जाके तोड़ फोड़ की है इस लड़की ने। आप इमेजिन कर सकते हैं इस भोली सी शक्ल सूरत, और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे कोई भी बहुत आसानी से रुला सकता है। अपने मामा के यहाँ जाना, घर पे जाना और वहाँ पे तोड़फोड़ करना, उसके बाद जब एफआईआर करवा देते हैं मामा जी तो वहाँ से भाग जाना, कानून व्यवस्था में साथ ना देना, कानून की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें सपोर्ट ना करना। तो ये हैं चाहत पांडे। कुछ भी अनबन रही होगी, ऐसे ही तो नहीं कि ये उठ गई, उठ के ऐसे ही चली गई कि तोड़ फोड़ करने जाती हूँ अपने मामा के यहाँ। लेकिन कोई ना कोई तो बात रही होगी। लेकिन यहाँ पे कितना झिझक रही थी बताने से। तो झिझकता आदमी वहीं पे है जहाँ पे खुद की गलती होती है। अब खुद की गलती है, अब बताऊंगी तो फिर होगा ये कि मैं कैसे छुपाऊंगी, एक्सप्रेशन मेरे कहीं रियल वाले ना निकल आएं। तो कितना अवॉइड कर रही थी उस कन्वर्सेशन को कि अरे वो बहुत पुरानी बात है, वो पर्सनल मैटर है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे तुम सॉफ्ट बन के क्यों दिखाती हो, कि विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हो, कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे खिलाफ पूरा घर है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। और जबकि भीख मांग रही होती है रजत दलाल से, कभी दिग्विजय के पास जाती है। आज दोनों को इन इसने कंफ्यूज कर रखा है। आज रोती हुई दिखाई दी है, हल्की फुल्की इमोशनल दिखाई दी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये करण अर्जुन वाला नाटक शुरू करना चाहती है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है आपको कि ये इन दोनों के रिश्ते के बीच में फंसना चाहती है, जानबूझ के अपने आप को उलझा रही है ताकि मैं रिश्तों के भंवर में उलझूं और लोगों का ध्यान मेरी तरफ आए। फिर वीकेंड के वार पे मेरे से बात हो कि इन दोनों का क्या है रिश्ता, फिर तुम उसे समझा रही हो, तुम उसे समझा रही हो, लोग इसके बारे में चर्चा करें कि मैं इन दोनों के बीच में फंस गई हूँ। जबकि वो उसने अपने आप को खुद फंसा है उधर। और कोई उससे कह नहीं रहा है, ना दिग्विजय कह रहा है, ना रजत कह रहा है कि तू हमारे बीच की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करा। आपको आज जो क्लिप दिखाया है आपने देखा होगा, जब रजत दलाल इससे ऐसे बोला कि भाई तू मेरे मत्थे मत चढ़, तू मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है क्या नहीं। वो क्लिप आपको सिर्फ 10 या 15 सेकंड का ही दिखाया है। लेकिन ये जो कन्वर्सेशन हुई थी इनकी लगभग 3-4 मिनट तक हुई है। तो काट काट के वीडियो दिखाते हैं जिससे कि क्या लगता है, कि लोगों को लगता है कि भाई चाहत पांडे तो हर जगह सही है, ये रजत दलाल या दिग्विजयी लोग चाहत पांडे को परेशान कर रहे हैं। और एक्चुअल में अगर आपको पूरी वीडियो दिखा दी जाए, चाहत की पूरी फुल कन्वर्सेशन ना, तो नफ़रत हो जाएगी आपको चाहत पांडे से। ये जितनी मासूम और भोली दिख रही है स्क्रीन पे कभी कभी, और विक्टिम कार्ड तो आपको पता ही है कैसे खेलती है, इसके पास एक नहीं 10 विक्टिम कार्ड हैं। उनको ऐसे उछालती है, खेलती है कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। इसीलिए जानबूझ के ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है कि सर मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और फिर जब अकेली वाकई ये पढ़ती है कभी ना कभी तो रोने लग जाती है, तो एक वो सिंपत्ति अलग निकल आती है इसकी। तो ये रियल चेहरा यहाँ पे सौरभ द्विवेदी जी ने निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे, नहीं निकाल पाए इसका असली चेहरा। उसने बात ही नहीं करी उस बारे में कि हुआ क्या था। और सबसे ही भाई पर्सनल क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा कि अविनाश से पर्सनल क्वेश्चन हुआ तो करण से क्यों नहीं हुआ। भाई पर्सनल सबसे हुए। जहाँ पे अविनाश से ये बातें हुई कि तुम्हारा ईशा का तुम्हारा है क्या, इतना कंफर्टेबल हो साथ में, दोनों साथ में सोते हो, ये है वो है, सब दुनिया जग जाहिर है। लेकिन फिर भी ये तुम ये बोल रहे हो कि हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त इतने कंफर्टेबल कैसे होते हैं कि एक ही रजाई में तुम आई मीन वाओ। दोस्त ऐसे नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता भाई आगे इनकी कहानी क्या रहने वाली है। दोस्त कम से कम एक ही ब्लैंकेट तो शेयर नहीं करते हैं।
इतने भावनात्मक एक दूसरे के लिए तो नहीं होते हैं भाई। है दाल में काला तो है, लेकिन ठीक है भाई, वो छुपाना चाहते हैं तो हम क्यों ही उजागर करें। बात करें करण के बारे में भी जो चीज़ें उछाली गई, और खुद करण ने भी बड़ा सपोर्टली तरीके से सभी चीज़ों को सामने रख दिया कि पहली वाली के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दूसरी के साथ मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मतलब दूसरी वाली का बड़ा फ़नी था उसका स्टेटमेंट कि लॉकडाउन में, क्योंकि हम दोनों को लगा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो हम एक दूसरे से अलग हो गए। फिर हमारी सोच मैच नहीं करी, फिर हमारा ये मैच नहीं किया, वो मैच नहीं किया। और पहली वाली जो थी, वो तो बचपन से साथ थी, कह रहा है मेरी बचपन की फ्रेंड थी वो, तो उसको धोखा मिल सकता है। फिर 2 साल बाद ही आई थिंक इसने शादी कर ली दूसरी, उसको भी धोखा मिल सकता है। तो यहाँ उन दो औरतों की गलती है या फिर इस करण की गलती रही होगी। अब ये तीसरी होने वाली है चुमदरांग बेचारी, इस पे मुझे तरस और दया दोनों आ रही है। कभी कभी तो गुस्सा भी आता है कि इसने क्यों अपनी आंखें जानबूझ के बंद की हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश को ये रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी तेल मालिश करके, उसके हेयर कट करके, उसका फीडिंग करके, ये कह रही है कि मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई मीन मुझे ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत लग रहा है। ये जो मर्जी करे भाई, उसके जो पैरों को छुए रोज, उसके पैरों को धो के पिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब बोलती है ना कि मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा खून उबाल मार जाता है। आई मीन किसी ने नहीं सोचा होगा, अरुणाचली जितने भी लोग होंगे वो ये तो कम से कम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। कोई वहाँ पे ये मैराथन की दौड़ तो दौड़ने गई नहीं है, वहाँ पे गंद फैलाने शुरू कर दिया है करणवीर के साथ। रियल है, मानते हैं कि रियल पर्सनैलिटी है, लड़ाई होती है, मुद्दा होता है तभी लड़ती है। लेकिन जो तू कर्मकांड कर रही है, दो दो भैया उसकी शादियां फेल हो चुकी हैं, तू उसमें अपना फ्यूचर ढूंढ रही है। 45 उसकी एज हो चुकी है, उसके पास मुश्किल से मुश्किल अभी 5 या 8 साल का वक्त और है, जो कि वो थोड़ा सा जवान दिख सकता है। उसके बाद वो ऐसे ढल जाएगा, बहुत बुरी तरीके से ढलेगा। आई मीन वाओ। और ये लड़की कह रही है कि मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें खुद इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है भैया, चुम दरांग की किस्मत जैसी, उसकी किस्मत जहाँ उसे ले जाए जाने दो, मुबारक हो, हमें क्या करना। और बाकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी करणवीर ने बताई है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मैं ना जीत पाऊँ ट्रॉफी, तो चुम दरांग जीते। मुझे उसका गेम ज़ीरो लगता है, चुम दरांग का गेम है ज़ीरो। जो आपको वो स्क्रीन पे दिख जाती है, पता है क्यों दिखती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उसके आसपास, करणवीर इम्पोर्टेंट है बिग बॉस के लिए, शिल्पा इम्पोर्टेंट है बिग बॉस के लिए, तो उन दोनों के बीच में ही ये कहीं ना कहीं बैठी रहती है, साइड में बैठी रहती है। तो जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो कैमरे का फोकस इस पे भी चला जाता है। तो हमें ये लग रहा होता है, जनता को ये लग रहा होता है कि हाँ भाई चुमदरांग है, दिखती तो है। जबकि सिर्फ वो कहाँ दिखती है, बस ऐसे, हाँ हाँ, अच्छा ठीक बोला, है ना। मतलब ये उसका रोल है। और हम किसको बदनाम कर देते हैं? एज ए व्यूवर, एज ए जनता, बदनाम कौन है कि सारा के पास कोई कंटेंट नहीं है, कशिश के पास कोई कंटेंट नहीं है, एलिस के पास कोई कंटेंट नहीं था, वो बोलती नहीं थी। चुम दरांग जैसे कि बहुत बोलती है, चुम दरांग के पास तो कंटेंट की कोई कमी ही नहीं है। कोई इस पे प्रेशर भी नहीं डाल रहा है, कोई इसको नोटिस भी नहीं कर रहा है कि तू कर क्या रही है, तेरा रोल है क्या। बस इसने वो ही चीज़ें अपने दिमाग में भर रखी हैं कि जो करण का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो करण का दोस्त वो मेरा दोस्त। ये उसका गेम है। और कह रही है कि मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बस कुछ भी कर तू भाई, तू उसकी तेल मालिश कर, कुछ भी कर, लेकिन ये लाइन मत बोल कि मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ भाई। मेरा मत्था घूम जाता है जब ये लाइन बोलती है तो। सोचा नहीं था कि ये यहाँ तक चली जाएगी भाई उसका। आई मीन वाओ। अविनाश ने दही ले लिया और खा लिया, सभी लोगों ने खाया, वो सिर्फ अविनाश ने ही नहीं खाया था। तो उस पर बवाल काटना इसे ज़रूरी समझा कि तूने लिया ना दही, तुझे पता है ना कि वो तेरा नहीं था, वो मेरा था, तूने लिया फिर भी। और उसका ट्रिमर यूज कर लेता है उसका वो होने वाला हस्बैंड, और पर्सनल चीज़ होती है वो, तो कोई बिग बॉस ने दिया नहीं है ट्रिमर।
तो उस पर कोई बवाल नहीं होता। अभी आ जाते हैं आज की लड़ाई पे, जो लड़ाई जो दिखाई जा रही है प्रोमो में 2 दिन से। अभी आपको लगता है कि ये कल दिखाई जाएगी। देखिए दोस्तों, ये लड़ाई पता है सेव करके रखी गई है। ये वीडियो ये दिखाया जाएगा हमें वीकेंड के वार पे, क्योंकि फराह खान आएगी। उस दिन भी तो मसाला चाहिए होता है ना। कौन अगर ऐसे मसाले उस दिन के लिए नहीं रखे तो टीआरपी कैसे आएगी उस दिन की। तो ऐसे मसालों को बचा के रखा जा रहा है फराह खान वाले एपिसोड के लिए। और फराह खान भी जब आएगी तो वो, मुझे लगता है जहाँ तक एक्सपीरियंस मेरा कहता है, कि वो अपनी चौड़ दिखाएगी ज़रूर, किसी ना किसी को पेलेगी ज़रूर। ऐसे ही वो हंस बोल के चली गई, सॉफ्ट तरीके से बात करके चली गई, तो फिर लोग कहेंगे कि अरे यार ये क्या है, ये कॉमेडी तो आती नहीं, इसको करने क्या आई थी ये यहाँ पे। तो वो भी सलमान खान लोग बनने की कोशिश करते हैं, सलमान खान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंदे उनकी और बेइज्जती होती है सोशल मीडिया पे। जैसे अनिल कपूर सलमान खान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने जोकर बना के रख दिया उसका। भाई जो तुम रियल में हो, अनिल कपूर है, फराह खान है, आते हैं एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं सलमान खान की। और ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अंदर जो घर वाले हैं, कंटेस्टेंट हैं, उन पे, कि तू नकली है, तू उसकी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, तू उसकी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आज करण बोला कि वो एक एपिसोड देखा है उसने आसिम रियाज वाला, और वो उसी की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, और वो अभी तक उसी की एक्टिंग कर रहा है। मतलब ये कौन सा हफ्ता है, ये आई थिंक 9वां या 10वां हफ्ता होगा, कुछ इतने हफ्ते तो हो ही चुके हैं। तो इसमें अभी तक वो एक्टिंग जारी रखे हुए है। अगर वो इतना तगड़ा एक्टर है कि वो एक पर्सनैलिटी को पकड़ के लगातार उसी को एक्ट कर रहा है, तो भाई उसे नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, उसे ऑस्कर मिलना चाहिए। कोई इतनी लगातार एक्टिंग नहीं कर सकता। तो भाई इसको क्या है, हंस हंस के ना, इसे पता है कि मैं हंस हंस के किसी के भी खिलाफ नैरेटिव फैलाऊंगा, वो फैलेगा। और अगर मैं चिढ़ के बोलूँगा कि मुझे उससे नफरत है और वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है सर, तो सब लोग ये समझ जाएंगे कि ये तो चिढ़ता है, इसलिए गलत गलत बोल रहा है। तो पहले पोर्ट्रे क्या किया, कह रहे सर मुझे बहुत पसंद है वो, आई लाइक वेरी मच। हंस हंस के किसी की बुराई करो तो लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि अरे इसको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उसकी रियलिटी बता रहा है, क्योंकि चिढ़ा हुआ तो लग ही नहीं रहा ये फेस से। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जब ये हंस के किसी के बारे में, अविनाश के बारे में खासकर बुराई कर रहा होता है, तो अंदर इसके ज्वालामुखी फूट रहा होता है। हम जानते हैं कि ये कितना जला बैठा है अविनाश से। मैंने बोला ना कि ये अविनाश को इतनी सी तकलीफ़ देने के लिए खुद इतनी तकलीफ़ सह सकता है। वो एग्ज़ाम्पल आपने कई बार देखे होंगे जब टाइम गॉड वाला टास्क था, डबल वेट उठा रखा था इसने। और ये हमें समझा रहा है, ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बस वो एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जैसा है वो वैसा ही है, वो अविनाश मिश्रा है। कभी लड़के देखना उससे, पैर ऊपर ना टांग देना ऐसे करके तो कहना। बस बात ये है ना कि पोक करने की आदत है, पिन चुभोने की आदत है। फिर जहाँ पे लगता है कि अरे मैं हारने वाला हूँ डिबेट में, तो बोलता है कि अरे जा तेरे से बात नहीं करूँगा, जा अपने मालिक को बुला। ये ऐसे पर्सनल कुछ अटैक करने की कोशिश करता है। ये कितना गंदा सेंटेंस है कि जा तू छोटू है तू, तेरे से मैं बात नहीं करूँगा, अपने मालिक को बुला। और कोई इन बातों को नोटिस किसी को नहीं पड़ी है कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ये माइंड कौन करता है, सिर्फ ईशा इसको नोट करती है, बग्गा पाजी बहुत अच्छे से नोट करते हैं कि ये कहाँ पे जाता है। वो बग्गा पाजी के पॉलिटिकल करियर को लेके इतना कॉन्शियस है, इतना ज़्यादा परेशान है कि भाई इनका मुझे करियर खाना है। उनकी क्या ही गलती हो गई है। उनकी गलती ये है कि उनका बॉन्ड इस तरफ बना। अगर मान लीजिए करणवीर की तरफ बॉन्ड बनता तब बग्गा पाजी बहुत अच्छे, अब उधर दोस्ती हो गई है तो बग्गा पाजी बुरे। इसे सब अपनी गैंग में ही चाहिए होते हैं। जो इसके पास नहीं है, जो इसकी गैंग में नहीं है, वो सब बुरे हैं, बुरे लोग, गंदे लोग, नकली लोग, एक्टिंग करने वाले लोग। जो इसके पास बैठते हैं वो सब सही हैं। अभी ईशा अगर किसी को बुरा बोलती है तो सिर्फ वो करण को बोलती है, बाकी वो किसी पे ध्यान नहीं देती, ना वो इतना सबको जज वगैरह करती है। लेकिन ये
इसके मन में बस अपने जो 2-3 लोग हैं बस वो हैं कि ये ही लोग हैं सर जो अच्छे हैं, असली हैं। बाकी सब तो ये एक्टिंग कर रहे हैं। दिग्विजय का कहीं पर नाम लिया उसने, जो कि वो इतना जान छिड़क रहा है। दिग्विजय, करण भाई, मेरे करण भाई, अगर मैं किसी पे भरोसा यहाँ कर सकता हूँ तो करण भाई, करण भाई। नाम तक नहीं लिया दिग्विजय का, दोस्ती में या यारी में या कैसे। वो पता है, दिग्विजय को भी पता है, करण को भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़ गए किसी भी टास्क में, टाइम गॉड वाले टास्क में या नॉमिनेशन में, तो वो इसे नहीं छोड़ेगा, वो इसे नहीं छोड़ेगा। जो भी आज सवाल पूछे गए, मैं बोलता हूँ एक बार फिर से कि सबके लिए थे सवाल, सबके लिए पर्सनल थे। कोई ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँ कि इससे तो भैया प्रोफेशनल सवाल पूछे, इससे पर्सनल पूछे, सबके लिए इक्वली थे। अभी रजत दलाल पे जो निशाना साधने की कोशिश हो रही है, ठीक है, पर्सनल जब तुमने सबसे पूछे हैं तो तुम पर्सनल जो है रजत से भी पूछोगे और पूछे हैं। लेकिन कभी अपने जो तुम्हारा होस्ट है, बिग बॉस 18 का होस्ट है, उसकी भी जन्म कुंडली ले जाते, उसके ऊपर कितनी एफआईआर हैं, कौन कौन से केस चल रहे हैं, वो भी थोड़ा सा उजागर कर देते तो कितना अच्छा लगता। दूसरे के ऊपर उंगली उठाना ना बड़ा मज़ेदार होता है कि तुम उंगली उठा रहे हो वो सफाई दे रहा है, तुम उंगली उठा रहे हो वो सफाई दे रहा है। लेकिन इतने बड़े बड़े मेकर्स होंगे इसमें शामिल, इतने बड़ा ये होस्ट सलमान खान, उनके ऊपर भी केस हैं, सब जानते हैं। तो क्या नीचा दिखाने की मतलब कंटेंट ये चाहिए तुम्हें कि इन लोगों को नीचा दिखाया जाए, ये पर्सनल चीज़ें उखाड़ के। हालांकि आप सोचो यहाँ पे कि हाँ रजत दलाल के बारे में बात कर रहा है तो मतलब उसकी साइड नहीं, दोस्तों पलटू आदमी है एक नंबर का पलटू आदमी। आज भी देखा गया उसके झप्पियाँ पप्पियाँ डाल रहा है। आई मीन वाह, ये क्या आदमी है यार, इसका भरोसा कैसे कोई कर सकता है। सारा भी इस पे भरोसा बड़ा डर डर के कर रही है, क्या पता कहाँ पे फ्लिप मार दे ये। इसे आज करणवीर की झप्पियाँ डालने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसे पता है कि ये दुश्मन है, बाहर मेरा जो तस्वीरें जा रही हैं, मेरी लड़ाई की इससे तस्वीरें जा रही हैं, वीडियो जा रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ इसके झप्पी पप्पी कर रहा हूँ तो बाहर के लोग कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये करता क्या है ऐसा भाई। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा पलटू, पलटू 2.0 है। इसका भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये किसी दिन भाई अपने दोस्त को ना छोड़े, जैसा ये हिसाब लग रहा है। ये चाहत के मामले में ठीक होता है, चाहत को ये बिल्कुल अच्छा जज कर लेता है। चाहत के आंसुओं में ये नहीं बहता, उसके आंसू पहुंच ज़रूर देता है, लेकिन वो जब रिस्पेक्ट करती है इससे कुछ तो ये मना कर देता है कि नहीं भाई अपना देख तू। लेकिन जब यहाँ पे ये करण को पप्पियाँ झप्पियाँ करता है ना तो इसका दोगलापन बाहर आता है। और फिर अ, वो इस चीज़ का कितना अच्छे से फ़ायदा उठा सकता है हम सब जानते हैं। जैसे उसने पप्पी झप्पी करी, करण आया बाहर, उसने ईडन के कान भरे कि वो तो मुझे पप्पियाँ कर रहा है, झप्पियाँ डाल रहा है। बात कितनी आगे बढ़ गई थी, वो बढ़ रही थी। वो ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करता है, वो अपने दुश्मन के खेमे में फूट डालने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दी है कि रजत का कभी कभी जिस दिन वो अच्छा काम कर देगा उसका उस दिन हम अच्छे पे क्लोज कर देंगे, जिस दिन वो बुरा काम करेगा उस दिन हम बुरे पे क्लोज करेंगे। आज का मुझे सीन रजत का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई अपने दुश्मन को जिससे वो तुम पे इतनी उंगली उठा चुका है, तुम भी उस पर उतनी उंगली उठा चुके हो, उसके बाद तुम्हारा मन कैसे कर जाता है कि तुम उसे हक करो। तो ये बहुत बड़ा दोगलापन है। दोगलापन कह लो या पलटूपन कह लो, कुछ भी कह लो, अपने अपने हिसाब से कह दो। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर से मैं कहूँगा दोस्तों, इतने सवाल जवाब अविनाश और ईसा से पूछे गए हैं एक दूसरे के रिलेशन के बारे में, फिर भी कोई कमी नहीं इनके रिलेशन में आई है। दोनों ने ही पप्पियाँ झप्पियाँ डाली हैं, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी हेजिटेशन। दुनिया क्या सोचती है सोचने दो, भाड़ में जाओ। दोनों ने हक किया है एक दूसरे को, कस के टाइट करके गले लगाया है। तो मतलब क्या, ये चिढ़ाने के लिए किसी को कि जो सोच रहा, तुम जो अंदाज़ा लगा सकते हो वो लगाओ। लो हमने तो पप्पियाँ झप्पियाँ डाल ली, लो करो क्या करोगे, पूछो सवाल क्या पूछोगे। अच्छा, इनके रिलेशन के बारे में बहुत जोर लगाया सभी लोगों ने,
लेकिन किसी ने भी चुम और करण के रिश्ते के बारे में जोर नहीं लगाया। पूछा ज़रूर कि हाँ मैं अच्छा मानता हूँ, मैं भी अच्छा मानती हूँ, बस इतने में क्लोज़ कर दिया। लेकिन आगे का नहीं पूछा कि अच्छा मानना बात नहीं है, कहाँ तक है फीलिंग, कहाँ तक सोच रहे हो उसके बारे में। क्या सिर्फ ट्रॉफी तक या आगे तक भी, अरुणाचल तक भी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ चुम की ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी है। उसको कम से कम इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अविनाश के पास मात्र जवानी के 5 साल हैं। वो 45 का है, 50 का होने के बाद ख़त्म कहानी है। 5 साल के लिए अगर उससे शादी ये कर ली तो 5 साल इंजॉय कर पाएगी। फिर इनमें क्लासेस शुरू हो जाएंगे। जब वो 60 का होगा, 60, तब ये चुम होगी 38 की। 38 की होगी, या फिर अभी कितनी एज होगी इसकी, चलो 40 की हो जाएगी। तो 20 ईयर का एज गैप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो ये तीसरी शादी होगी जो कि ये भी बिखर जाएगी। चलिए खैर, वो तो अपनी अपनी किस्मत की बात है इन लोगों के, हम उसमें क्या ही कर सकते हैं भाई। जो कुएं के पास खड़ा है ना, तो उसकी हेल्प कर दो धक्का मार के, उसे बचाने की कोशिश मत करो। जो पुल पे आके खड़ा हो गया है और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, भाई साहब किसी दिन तुम ही फंसोगे। मत बचाओ भैया, आजकल भलाई का ज़माना बहुत कम रह गया है। बात करें वाइल्ड कार्ड का, बड़ा शोर मच रहा है। वाइल्ड कार्ड दोस्तों, कन्फ्यूजन ये हो रहा है वाइल्ड कार्ड में कि एज ए गेस्ट वो 2-4 दिन के लिए आई है, या वो, देखो वाइल्ड कार्ड का मतलब तो ये होता है कि वो भैया है परमानेंट। अब वो उसके बाद गेस्ट अगर लिख दें वाइल्ड कार्ड एज ए गेस्ट तो समझ में आती हैं चीज़ें। लेकिन वाइल्ड कार्ड लिख रहे हैं जियो सिनेमा पे और लॉग इन लिखा जा रहा है, तो उसको वाइल्ड कार्ड बोलेंगे, प्रॉपर एंट्री बोलेंगे। ठीक है, कल तक क्लियर हो जाएगा कि क्या है, 3-4 दिन का है सीन कि क्या है। अगर 3-4 दिन का ही सीन है तो फिर उसे तबाही मचा देनी चाहिए घर के अंदर। किसी के साथ रिश्ते वगैरह बना के वो क्या ही कर लेगी, उसे तो फिर एक एक की मूछें पकड़ के लटक जाना चाहिए। चलिए खैर, आगे एक और जो प्रोमो की बात चल रही है दोस्तों, जो दिग्विजय और अविनाश, ईशा, विवियन, रजत, ये जो पंगा हुआ है, मेजर पंगा है ये, क्या होगा इस केस का, सबसे बड़े सवाल इस बारे में उछल रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे। एक दोस्तों रिएक्शन आया है, बहुत मेजर रिएक्शन आसिम रियाज टीम की तरफ से, कि ये गलत हुआ है ईशा के साथ। दिग्विजय ने जो बोला है, दिग्विजय ने प्रॉपर वो ही वर्ड बोला है। समझ रहे हैं आप, जो वो लड़कों के लिए इस्तेमाल करता है कि तू तो जा उसकी चाट ले। जब ये तुम सेंटेंस किसी लड़की के लिए यूज करते हो ना, तो इसके मायने बहुत बदल जाते हैं। जब लड़के को ये बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चाटने का मतलब कि उसकी चापलूसी कर ले। लेकिन अगर तुम लड़की को ये बोलोगे कि जा तू उसकी चाट ले, तो फिर ये वो गंदा लगता है। तो फिर इसमें क्या उसकी नहीं बनता था कि स्लैपिंग वगैरह हो, वायलेंस हो, रूल टूटे? बिल्कुल बनता था मेरे हिसाब से। और मैं प्राउड हो जाऊंगा अगर उसने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया है, अविनाश ने अगर ऐसा किया है सच में कि कुछ फिजिकल हुआ है वो, तो भाई प्राउड मोमेंट होगा वो। आपको याद होगा जो पिछला ओटीटी सीज़न बीता है, अरमान मलिक की बीवी के बारे में क्या बोला था उसने। जो भी बोला, जैसे ही उसे पता चला उसने लिया, एक्शन किया। और कोई भी पति करता भाई, क्योंकि वो अपने आप को बेकसूर नहीं ठहरा पा रहा था। और यहाँ पे तो वो सबके सामने खुला बोल रहा है, कोई कान में नहीं बोल रहा कि प्रूफ करने की ज़रूरत पड़े। भाई वो खुले आम बोल रहा है कि तू ये वो फलाना ढिमकाना, तो उसका ट्रीटमेंट क्या नहीं बनता था? देखो, अगर यही बात है तो मैं बात कर रहा हूँ, उसने ये शब्द बोला है, ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है कि उसने ये शब्द यूज किया है। और अगर ये शब्द उसने यूज किया है, तो अगर अविनाश ने जो भी किया होगा, हम सपोर्ट में हैं उसके, खुले आम। तुम लड़की से इस तरह से बात नहीं कर सकते, सिंपल। चाहे वो चुगली गैंग से है तुम्हारे लिए, चाहे वो अविनाश को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ये वर्ड बोला है तो बहुत बुरा किया है, बहुत गंदे दिखे हो, और तुम ये डिज़र्व करते हो अगर अविनाश ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो।
लेकिन सिर्फ गला पकड़ के पीछे को धक्के आया है, कहीं पे दीवार में ले जाके टेक दिया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसका तो फिर रजत ऐसे कामों में माहिर है, इधर टेकना उधर टेकना, उसका कोई सेंस बनता है नहीं। यहाँ पे होना चाहिए था थप्पड़ कांड, सिंपल इज़ दैट। बाद में जो होता वो देखा जाता, और लोग भी तो थे वहाँ पे। वो फैसला क्या करते कि हाँ जो दिग्विजय ने बोला ये सही किया, सही बोला मतलब उसको क्या जस्टिफाई कर देते लोग। यार और लोग हैं वो यही तो कहते कि इसने गलत बोला इसलिए इसने एक्शन किया। हाँ लेकिन करण ये बोलता, शिल्पा ये बोलती कि नहीं सर, बोला तो है ऐसे, तो ये भी कई चीज़ें बोल देता है, तो इसको लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसके ऊपर। जो अ, अविनाश के दुश्मन हैं वो तो बिल्कुल दिग्विजय के साइड ही खड़े होंगे इस मामले में भी, जहाँ पे लड़की के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। रही इविक्शन की बात कि क्या इस केस के ऊपर इविक्शन बनता है। देखो अभी जैसे कि खबर है ही हमारे पास कि 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है शो को, तो अविनाश की अभी ज़रूरत पड़ेगी, अविनाश को नहीं भेज सकते। दिग्विजय की लड़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है। दिग्विजय की लड़ाई में अगर आपको मज़ा आ रहा होता तो बहुत पहले आ चुका होता। रजत के साथ भी उसकी लड़ाई हुई है, कितनी बार हो चुकी, धक्का मुक्की भी हुई है रजत के साथ टाइम गॉड वाले टास्क में। क्यों नहीं उसके बारे में कोई चर्चा कर रहा, क्यों सब भूल के बैठ गए। इनफैक्ट दिग्विजय विवियन के साथ पूल में गिर गया है धक्का मुक्की होते होते, लेकिन वो भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, किसी के लिए कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर वहाँ पे धक्का मुक्की अविनाश के साथ हुई होती तो बहुत बड़ा त्यौहार बन जाता। अगर वहाँ पे विपिन की जगह अविनाश उसके साथ गिरता तो बहुत बड़ा इवेंट बन जाता। लोग कई कई दिन तक उसके बारे में बात कर रहे होते। मतलब फ़ाइट अगर चाहिए तो अविनाश के साथ किसी की भी फ़ाइट चलेगी, हमें देखने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर हम ये कहते हैं कि अरे भाई ये तो आसिम रियाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। भाई वो अपने लिए लड़ते लड़ते वहाँ परेशान है, हैं। वहाँ पे अगर कोई मान लो कि फिजिकल हो गया इसके साथ, अविनाश के साथ, तो चोट आसिम को लगेगी कि अविनाश को लगेगी? अविनाश को ही लगेगी ना। तो ये कह देना कि अरे ये लड़ रहा है तो ये अविनाश है। ये अगर प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहा है, ये लव एंगल निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ये भैया सिद्धार्थ शुक्ला और वो शहनाज गिल हैं, जो कि प्यार किया था उन्होंने पिछले सीज़न में तो इसलिए वो जीते थे। तो हर वैरायटी भाई जो तुम आज की डेट में बिग बॉस में देख रहे हो, ये कुछ भी नया तो नहीं है, ये आप पहले सीज़न में भी देख चुके हो। तो आप ये कह दोगे कि अरे ये सीन तो हमने भाई पहले देख रखा है, तो ये तो उस उन लोगों की कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉनसेंस वाली बातें मैं देख लेता हूँ कभी कभी, कि लोग कहते हैं कि अरे वो उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा एंग्री हो जाए कि वो उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और ये पहली बार इल्ज़ाम थोड़ी ना लगे हैं, हर बार ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। पिछले सीज़न में अभिषेक पे लगा दिया था ये इल्ज़ाम जब वो एग्रेशन दिखा रहा था तो, लेकिन वो उसकी रियल पर्सनैलिटी थी, शुरू से लेके आखिर तक उसने एग्रेशन दिखाया है। तो अभी तो यहाँ पे भी हमें लगभग 55-60 दिन हो चुके हैं। अविनाश की पर्सनैलिटी को कोई चेंजेस नज़र आया आप में, आपको दिखा? सिर्फ वो 1 डेढ़ 2 हफ्ते में थोड़ा शांत था। शांत इट मीन्स जैसे रजत रजत भी पहले चढ़ चढ़ के आ रहा था, वो भी शांत बैठा नहीं बैठा। उस पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, नोटिस नहीं किया रजत को कि भाई तू तो पहले सबके कंधों पे चढ़ रहा था, धमकियां दे रहा था कान में जा जा के, लेकिन तू क्यों पीछे ऐसे करके बैठ गया सुकड़ के? तुझे ये सब कहाँ से शोभा देता है भाई? तेरी पर्सनैलिटी क्या है, तू कर क्या रहा है? लेकिन वो बैठा तो सबने नोटिस कर लिया कि अविनाश यार मज़ा नहीं आ रहा है, दिमाग से मत खेल, तू तू बैल वाला बंदा है, बैल बुद्धि लगा अपनी और मार दे सींग किसी में भी। तो वो उस इमेज को चेंज करना चाहता है भाई कि ये मतलब मुझे लड़वाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब ये समझ क्या रहे हैं मुझे कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे बिना फालतू में लड़ूं किसी से। तो वो इसीलिए बैकफुट पे आया। और ना ही सलमान खान ने जो समझाया था उसने वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, नकार दिया। हालांकि उस टाइम बोल दिया था उसने कि हाँ सर ठीक है, हैं, लेकिन उसने अमल नहीं किया, ये अच्छा किया। लड़ेगा तो उसके खुद के मुद्दे होंगे, उसे खुद फील होगा किसी के लिए कि हाँ ये गलत कर रहा है, मैं इससे लड़ना पड़ेगा मुझे। लेकिन ऐसे नहीं है कि सलमान खान ने बोल दिया तो लड़ने पहुंच गए, जैसे कि वो चाबी लगते ही शुरू हो गई थी
चाहत पांडे कि सर अब आप दबंग 4 देखेंगे, तो इसको बोलते हैं स्क्रिप्टेड लड़ाई। अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर चाहत पांडे नॉमिनेट हो गई होती तो आप एक अलग ही चाहत पांडे को देख रहे होते। इतना कंटेंट आपको देखने को मिलता चाहत और विवियन का। किसका? चाहत और विवियन का। अविनाश को भी पकड़ती बीच बीच में, लेकिन चाहत और विवियन आप ज़्यादा देखेंगे। सभी घर वाले कब दिखते हैं आप मुझे बताइए? सभी घर वाले कब दिखते हैं? जब ये लोग अविनाश या विपिन से लड़ाई कर रहे होते हैं। जब ये आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो कोई इन्हें पहचानता तक नहीं है, कोई इनकी लड़ाई को भी याद नहीं करता। वीकेंड के बाहर पे तो चर्चा छोड़ दो, कोई नोटिस भी नहीं करता कि इनकी लड़ाई हुई थी। इतने बड़े, चाहे कितने भी बड़े बड़े महारथी लड़ लें, जैसे कि देखो रजत और करण की कितनी बार लड़ाई हुई है, मुझे एक भी याद नहीं आ रही है। आज जब उसने झप्पी पप्पी डाली, कोई उसकी लड़ाई की वैल्यू रह गई? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये लड़ाई बहुत फीकी सी लड़ाइयाँ करते हैं। रजत की दिग्विजय के साथ कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन उस मेजर स्केल पे नहीं पहुँची हैं लड़ाइयाँ। अब भी ऐसा लगता है कि मज़ा, इनकी लड़ाई में मज़ा आता ही नहीं है जितना ऑडियंस देखना चाहती है कि बाकी के सब, और बाकी दो लोग विवेन और अविनाश। और फुटेज भी तगड़ी बनती है जब कोई इन लोगों से लड़ता है तो। और अगर इन लोगों ने विवेन और अविनाश से लड़ना छोड़ दिया तो ये लोग दिखना बंद हो जाएंगे। क्या करेंगे? क्या कंटेंट क्या बनाएंगे? कब तक चुगली करेंगे? भाई उनका नहीं है, उन्हें लड़ने की नीड नहीं है किसी से भी। वो अपने मस्त हैं कॉफ़ी शॉपी में, वो अपने ईसा में खुश है। वो फुटेज बन जाता है उसका, वो वीडियो वायरल हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचना इन लोगों को है, जो गैंग है, इन लोगों को सोचना है कि हमें क्या करना पड़ेगा कंटेंट के लिए, कितना एफर्ट डालना पड़ता है इन लोगों को। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये चल रहा है करणवीर शो, इस बार बिग बॉस 18 करणवीर सीजन है। जब से करणवीर जागा है, अननेसेसरी की लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, जब से करणवीर जागा है तब से टीआरपी डाउन आ गई। पहले थी 1.4 की टीआरपी और अब आई है 1.3 की टीआरपी। कैसा जगह है भाई ये, जो कि टीआरपी को सुला दिया इसने। रिजल्ट दिखाओ ना मुझे, ये फालतू के मुद्दे मत बताओ हमें कि हमारा शेर जाग गया, वो चीता जाग गया। भाई उस जानवर को सोया हुआ था तभी ठीक था वो। आई मीन सोया हुआ अभी क्या ही था वो, उसे बस चाबी लगाई गई है। उसे एक रास्ता दिखाया गया है कि बेटा तू जिस जंगल में है उस जंगल में कोई भी और है ही नहीं तेरे कंपटीशन में। इस जंगल में आ तब तुझे पता चलेगा कि इधर कितने शेर बैठे हैं। तू देख रहा है कि मेरे तो आसपास कोई नहीं है तो मतलब मैं ही राजा हूँ। गलत जगह तैर रहा है, इधर आ समुंदर में तैर। जब इधर आया तो किससे अटकेगा, किससे किससे लड़ाई करने की कोशिश करेगा? इसके मतलब करणवीर मेहरा फैंस को ये लगता है कि अब तो ये सबको नाप देगा। मैं कहता हूँ कि ये किसी से पंगा ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र में है करणवीर मेहरा, इस उम्र में हड्डी बड़ी मुश्किल से जुड़ती नहीं है मेरे हिसाब से। तो बड़ा सोच समझ के उसे फैसला लेना पड़ेगा। भावनाओं में ज़्यादा बहे ना तो अच्छा है। किससे लड़ेगा? विवेन से लड़ेगा या अविनाश से लड़ेगा या रजत से लड़ेगा? लड़ेगा किससे? कौन है इससे कम? कौन है? सब एक से एक हैवी धुरंधर हैं। बस इसका लड़ना मैंने बता दिया, आंटियों वाला लड़ना होता है। पोक किया, पिन किया, बाप बेटा नौकर छोटू, नौकर छोटू, ये सब चीज़ें बोली, बकवास गंद, और निकल ली। फुटेज ली 15-20 मिनट की, काम हो गया। और इसी में अगर वो इतना ही कह देता है विवेन और अविनाश को, इतने में ही उसकी पब्लिक खुश, इतने में ही खुश हो जाती है कि अरे भाई हमारा जो करणवीर है वो जाग चुका है, वी सपोर्ट करणवीर, करणवीर डिजर्व ट्रॉफी। वाह जी वाह। दिग्विजय के तो ऐसे एल लगे हुए हैं भाई साहब, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, डायरेक्शन लेस मुझे दिखाई दे रहा है। लड़ाई कर रहा है, फिर उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि मेरा गेम क्या है। मतलब लड़ाई करने का गेम है, जिसका सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने का ही गेम है, तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि उसका जीरो गेम है। लड़ाई तुम कितने दिन कर लोगे? हफ्ते में कितने दिन कर सकते हो? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और वो भी कितने? 1 घंटे की लड़ाई हो सकती है, एक लड़ाई 1 घंटे की। बाकी का क्या? बाकी का तो तुम्हें व्यवहार करना पड़ेगा ना किसी से।
तभी दिखोगे। इंटेलेक्चुअली तुम्हारी जो दिमाग का प्रोसेस है, दिमाग कैसे तुम्हारा काम करता है, जब तुम किसी से बात करोगे तभी ऑडियंस को पता चलेगा। लेकिन ये भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अविनाश और विवेन से, इसीलिए इसने इतनी गंद बकी है वहाँ पे। शुरू में नहीं पक रहा था क्योंकि शुरू में ताज़ा ताज़ा आया था। शुरू में मतलब ये सोच रहा था कि मेरी इमेज ना ही जाए गंदी तो अच्छा है। लेकिन अब ये इतना जल चुका है, जल कुकड़ा बन चुका है कि इसने वो शिट बोल दिया। भाई ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस संगति में वो बैठता है वहाँ करण बैठता है, वो भी बहुत बड़ा वाला लूज़र है, तो उसकी संगति का असर तो होना ही था। और दोनों के थॉट्स भी मैच करते हैं, वो खुद बोलता है। तो जैसे वो शिट वैसी वो भी शिट 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 करके वहाँ पे उसने बोल दिया लड़की के सामने। जो पेला होगा देखना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना आसानी से ये वीडियो दिखाएंगे नहीं, पूरी फुटेज नहीं दिखाएंगे। कल भी अगर ये दिखाएंगे तो लास्ट में दिखाएंगे, शुरू में भी नहीं दिखाएंगे, मिडिल में भी नहीं दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे। चालू लोग हैं बहुत, इसीलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वाकई इसकी गलती, इसने बोला क्या है। वर्ड तो यूज किया है इसने। आसिम रियाज टीम का रिएक्शन आ चुका है, विरोध जताया है कि ईसा के साथ जो भी इसने डिग्गी ने किया है ये बहुत गलत किया है। और ईसा के साथ पूरी टीम खड़ी है, आसिम रियाज टीम खड़ी है। आसिम का सपोर्ट ईसा को मिलता दिखाई दे रहा है। मैंने बोला था ना दोस्तों कि जो ये एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो ईसा की तारीफ़ कर रहा था, मैंने एक्सपोज उसी वक्त कर दिया था कि भाई इसके दिमाग में और इसके दिल में ईशा के लिए बहुत नफ़रत भरी हुई है, इसीलिए इतने स्माइलिंग फेस के साथ उससे बात कर रहा है। और ऐसा ही चेहरा कुछ कुछ करण का है। अविनाश के बारे में जब पूछा तो पहले तो फेक स्माइल, फेक हंसी, ताकि मेरा रियल चेहरा ना दिख जाए बाहर, और फिर झूठी तारीफ़ करें। बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लड़का है। बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे स्वभाव में भी दिखना चाहिए कि वो तुम्हें पसंद है। तो कभी तूने कॉफ़ी ऑफ़र करी उसको, कभी तूने कोई खाना वगैरह ऑफ़र किया उसको। दो चीज़ें मैं बताऊँ आपको करण की, आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये किसी को अपनी चीज़ ऑफ़र करे। आपने हमेशा ऐसा देखा होगा, इस तरीके से लेगा, हाथ डालेगा किसी भी चीज़ में और खाएगा। हाथ ऐसे जाता हुआ देखा होगा आपने, कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि इधर से उठाया और इधर रख दिया किसी दूसरे की प्लेट में। कभी नहीं देखोगे आप। चुम को भी मैंने नहीं देखा कि चुम के साथ भी उसने ऐसा किया हो कि ले ये है और ये ले तेरी थाली में डाल देता हूँ मैं, तू खा। चुम को भी नहीं देता है। एक और बात नोटिस की होगी आपने, अगर करी होगी तो, इसको आपने कभी भी लड़ाई में बीच बचाव करते हुए नहीं देखा होगा। ये दूसरों की लड़ाई को सिर्फ इंजॉय करता है, कभी आपने बीच बचाव करते हुए नहीं देखा। और जबकि ये उन लोगों के खिलाफ चला जाता है जो बीच बचाव करते हैं। कितना बड़ा ठिरकुल्ला आदमी है ये। तो ये आदमी डिज़र्विंग कैसे, विनर डिज़र्विंग कैसे हो सकता है, जिसके अंदर ये भावना नहीं है कि किसी का बीच बचाव किया जाए, कि मतलब दोनों लोगों को समझा दिया जाए। जब ये कैमरों के सामने ये नहीं कर पा रहा है, कैमरों के सामने बीच बचाव नहीं कर पा रहा है, तो आपको अंदाज़ा भी है इस बात का कि ये रियलिटी में बाहर जब होता होगा तो ये कितना इग्नोर कर देता होगा ऐसी सोशल चीज़ों को। ये उन लोगों में से है कि अगर इससे कोई रास्ते में ऐसा जीव या जंतु मिल जाए घायल अवस्था में, तो ये लगता है आपको कि कार रोक के अपनी थोड़ा सा उसका देख लेगा, उसको देखभाल कर लेगा उसकी, या उसका देख रुक के देखेगा भी, ऐसा लगता है ये बिल्कुल ऐसा नहीं। ये इंसानों को नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट देता, जानवरों को तो कहाँ से ही देगा। तो ये उस तरीके का आदमी है, इससे कोई रिस्पेक्ट ना किया जाए तो ही बेहतर है। और ऐसे को मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं डिज़र्विंग नहीं मानता। टॉप 5 में भी मैं इसे डिज़र्व नहीं देखता। और अगर ये टॉप 5 में चला जाता है तो इसका मतलब है कि भैया इसका मतलब है कि इसने किसी का हक मारा है। बिल्कुल ये जाने लायक नहीं है कहीं से कहीं तक भी। दो चीज़ें जो चीप मुझे इसके अंदर लगती हैं, एक ये पोकिंग जो करता है, पिन चुभ होकर भाग जाता है, प्रॉपर लड़ाई नहीं करता। दूसरी जो लगती है कि ये खाना लेने में विश्वास रखता है, कभी भी देने में इसने कोई इसका हमने सीन नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा। तीसरा कि ये हेल्पफुल नहीं है बिल्कुल भी। लड़ाई झगड़ों के बीच में ये इंजॉय करता है, दूसरों की लड़ाइयों को देख के हंसता है। तो ये चीज़ें, और फेक स्माइल, फेक आदमी बहुत है, नकली आदमी है,
क्योंकि अविनाश इससे बहुत चिढ़ता है, ये अविनाश से। इसने कई बार बोला है कि इसके साथ मेरी कभी नहीं बनने वाली, और जो भी इसके आसपास हैं सबके मन में इसने जहर घोल रखा है बहुत तगड़ा। और वहाँ पे उनके पास बैठ के कह रहा है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बस वो बुरा बनने की एक्टिंग कर रहा है। आई मीन वो बुरा कभी था ही नहीं। वो एक्टिंग तो छोड़ ही दे, वो तो तेरे ऊपर चश्मा लगा हुआ है, तुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। हमारी नज़र से देखेगा उसमें सब अच्छाइयाँ हैं, बुरा तू है। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। जो भी आपका ओपिनियन हो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो इविक्शन की रिपोर्ट है वो कल तक आ जाएगी कि कौन इविक्ट हो रहा है, क्या सारा, क्या कशिश, या फिर नो इविक्शन वीक, या फिर इस लड़ाई में भी कोई रिजल्ट निकल के हमारे सामने आ सकता है कि दिग्विजय को बाहर निकाल दिया या अविनाश को बाहर निकाल दिया। पता नहीं भाई, इस ग्रुप वाली लड़ाई में हमेशा अविनाश ही क्यों फंस जाता है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो 3-4 लोगों का था उसमें। रजत भी था, बिबियन भी था, ईशा भी थी, लेकिन जो नाम उछल रहा है सोशल मीडिया पे वो अविनाश का ही उछल रहा है इविक्शन के मामले में। तो नज़र हमारी बिल्कुल पैनी वाली बनी रहेगी, और उस नज़र को बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।